कैपेसिटर वाला टॉपिक शुरू करेंगे। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर। अब देखो कैपेसिटर का काम क्या है। कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना, है ना। हमारे लिए फिलहाल तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर का जो इम्पोर्टेंट काम है वो है चार्ज स्टोर करना, ठीक है। और चार्ज स्टोर करेगा तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हम देख चुके हैं, है ना। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यानी एनर्जी स्टोर होगी दोनों प्लेट्स के बीच में। अच्छा, किसी बच्चे का ऑडियो ऑन है बेटा, वो ऑडियो ऑफ नहीं हो रहा है। अंकित बेटा तेरा ऑडियो ऑफ नहीं हो रहा है भाई, इसको ऑडियो को ऑफ करो, अपना ऑडियो ऑफ करो नीचे। हाँ, अब इसको ऑन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ और है कि तुम बोल रहे हो ना, वो वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और फिर वो तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो तुम लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि जब हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट को बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी उनमें चार्ज पैदा करेगी। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज भी डेवलप हो जाएगी, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज होगी। वोल्टेज का मतलब है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, समझ गए। तो हमारे कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर करने का काम किसने किया। अगर काम किया तो वो काम एनर्जी के रूप में स्टोर भी हो गया, और यही हम निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हम यही निकालने वाले हैं कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस किस तरीके से स्टोर होती है। ओके, सो मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ। अगर कोई बीच में मिस होता है बेटा तो वो फिर नहीं ज्वाइन कर पाएगा, इसलिए कोशिश करियो कि मीटिंग जो है तुम लोग जो है बीच में अगर कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, ये है हमारा टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स, और ये हमने लगाई एक बैटरी। ये है एक बैटरी, समझ गए, ठीक है। ये है बैटरी और ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर C, बैटरी की वोल्टेज है V। बैटरी की वोल्टेज कितनी है V, समझ गए। जैसे ही हम लोग, मान लो यहाँ पर एक स्विच है, मान लो यहाँ पर एक की है, स्विच है, जैसे ही इस की को मैं ऑन करूंगा तो क्या होगा। तो हमारी बैटरी होती क्या है सर, बैटरी होती क्या चीज़ है। देखो इस बड़ी लाइन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज्ड, है कि नहीं। इस पे मतलब पॉजिटिव चार्ज है स्टोर, और इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स की भारी भारी कमी है, और नेगेटिव वाली प्लेट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ गए। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर यानी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा चुके हैं, ठीक है, और लगातार निकलते रहेंगे। और दूसरी वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऐसा कैसे हुआ, बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ। तो जैसे जैसे हम इसमें से करंट निकालेंगे ना, तो हमारी इस वाली प्लेट में से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, और नेगेटिव वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन लेती रहेगी। और इस काम को कौन मदद करेगा, ऐसा काम कौन कर रहा है,
बैटरी के अंदर केमिकल्स, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स है ना वो इस काम को कर रहे हैं, समझ गए। तो बैटरी के एक टर्मिनल को हमने जोड़ा अपनी कैपेसिटर की एक प्लेट के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा दूसरी प्लेट के साथ, समझ गए। और क्योंकि इस वाली प्लेट के ऊपर, इस वाले टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। कहाँ से खींचेगा? हमारी इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जाएगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, समझ गए। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, समझ गए। अब देखो बैटरी कैसे काम कर रही है। जब बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बड़े आराम से निकाल के इस प्लेट पे डाल दिया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, बड़े आराम से निकाल के इस प्लेट पे डाल दिया। लेकिन जब और इलेक्ट्रॉन निकालेगी ना, तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल करके लेके जाएगी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल उसको खींचेगा। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। तो बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, क्योंकि हमारे हाथ में है इलेक्ट्रॉन, बैटरी के पास, बैटरी क्या कर रही है? बैटरी इलेक्ट्रॉन खींच रही है, और प्लेट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बैटरी इधर खींचेगी, समझ गए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालती जाएगी ना, इस पे जैसे जैसे प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, वो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को और ज़बरदस्त फोर्स के साथ खींचेगा। उतनी ही ताकत बैटरी को भी लगानी पड़ेगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर डालने के लिए, इस प्लेट से निकाल करके इस प्लेट पर डालने के लिए, इस प्लेट से निकाल करके इस प्लेट पर डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। ये काम कौन कर रही है? बैटरी। अब फिलहाल तुम्हें ये समझना है कि बैटरी एक प्लेट से चार्ज निकाल करके दूसरी प्लेट पे डाल रही है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो रही है, और बीच में वोल्टेज भी डेवलप हो रही है। धीरे धीरे वोल्टेज भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारी बैटरी करेगी काम एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरी प्लेट में डालने के लिए। तो लिख सकते हैं द वर्क डन बाई बैटरी और सेल इज स्टोर्ड in the capacitor in the form of electrostatic energy, ठीक है। यानी कि एनर्जी किस रूप में? चार्ज के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। इन दो तरीकों से एनर्जी बीच में स्टोर हो जाएगी, चार्ज के फॉर्म में स्टोर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी स्टोर होगी, ठीक है, समझ गए। तो मान लो हमारी बैटरी ने यहां से dq चार्ज निकाला, एक प्लेट से dq चार्ज निकाला और दूसरी प्लेट पे डाल दिया। उस समय वोल्टेज थी मान लो V, उस समय वोल्टेज कितनी थी? V। तो हमारे सेल को कितना काम करना पड़ा, हमारी बैटरी को कितना काम करना पड़ा? सो वर्क डन बाई सेल टू रिमूव चार्ज dq from one plate to another against potential difference of V dash volt is, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है।
कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, कैसे स्टोर होगी, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो कितना काम करना पड़ा, स्मॉल काम करना पड़ा, स्मॉल वर्क dw dq v डैश, इतना काम करना पड़ा। समझ गए, हमारे बैटरी को इतना काम करना पड़ा, इतना चार्ज dq चार्ज एक प्लेट से निकाल करके दूसरी प्लेट में डालने के लिए, जब पोटेंशियल v डैश था। ठीक है, लेकिन वोल्टेज तो बढ़ती जाएगी ना। ठीक है, तो हम लोग वोल्टेज को दूसरे रूप में लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो हम लोग यहाँ पर V डैश ले लो, तो हम लोग कहेंगे V डैश इज इक्वल टू Q बाई सी। Q क्या है, Q इज चार्ज प्रेजेंट ऑन द plate at that instant। जिस समय हमारी प्लेट के ऊपर चार्ज Q था, उस समय स्मॉल dq चार्ज निकाला, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे डाला, और उस समय हमारे कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो वोल्टेज थी वो थी V डैश। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच की वोल्टेज थी V डैश, तो मैं V डैश को Q बाई सी लिख दूंगा। Q उस समय हमारी प्लेट के ऊपर चार्ज था, तो इस वाले फॉर्मूले में dw हो जाएगा dq v डैश की जगह q बाई सी। ये हुआ स्मॉल वर्क। ठीक है, ये हुआ स्मॉल वर्क, एक प्लेट से dq चार्ज निकाल करके दूसरी प्लेट में डालने के लिए, जब हमारी प्लेट के ऊपर चार्ज q था। अब देखो वोल्टेज का चक्कर खत्म हो गया इसमें। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से वोल्टेज कितनी थी, क्या होगी, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चार्ज और कैपेसिटर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। कैपेसिटर बदलेगा नहीं, कैपेसिटेंस बदलती नहीं है कि नहीं, चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो ये हुआ स्मॉल वर्क। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, सो टोटल वर्क क्या करने के लिए, टोटल वर्क टू ट्रांसफर चार्ज Q from one plate to another। एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज निकालने के लिए 0 से Q, यानी टोटल चार्ज में कितना निकालना है, Q चार्ज, बड़ा Q, कैपिटल Q। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करके हमें मिलेगी टोटल वर्क। ये जो टोटल वर्क आएगा यही होगा टोटल एनर्जी U। टोटल एनर्जी होगी U, इसको ऐसे लिख देते हैं, और dw क्या है, dq q बाई सी। तो हमारा जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, 0 से q तक बढ़ जाएगा। हमारा चार्ज 0 से q तक बढ़ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ करते हैं हम लोग इसको, और टोटल एनर्जी आ जाएगी 1 बाई सी, बाहर निकाल लो, q dq 0 से बड़ा Q, 1 बाई सी, इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, q स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, 0 से कैपिटल Q, और 1 बाई 2 सी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारी जो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया वो आया Q स्क्वायर। ये आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखो ध्यान से। पहले तुम ये समझो, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो। नहीं समझ में आया तो क्या करना है, पहले तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर हुई, बैटरी ने स्टोर कराई। कैसे कराई, चार्ज डाल करके, एक प्लेट से चार्ज निकाला, दूसरी प्लेट पे चार्ज डाल दिया। ठीक है, एक प्लेट से चार्ज निकाला, दूसरी प्लेट पे डाल दिया, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस काम को करने के लिए बैटरी ने काम किया, और ये जो काम किया ना, यही एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। समझ गए। तो जब हमारे प्लेट के ऊपर चार्ज Q था और वोल्टेज V डैश थी, जब चार्ज Q था वोल्टेज V डैश थी, तो हमने dq चार्ज निकाला।
dq चार्ज निकाला तो हमें कितना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, और टोटल काम कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर देंगे जब तक चार्ज कैपिटल Q तक ना पहुंच जाए, समझ गए। और हमने v डैश को q/c के फॉर्म में लिखा तो हमें मिला dq q/c, और इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट करी, हमें मिला 1/2c इंटू q²। तो ये एक फॉर्मूला आया है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड का एक फॉर्मूला आया है। इसमें थोड़ा सा बदलाव करके हम दूसरे फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इसे एक बार, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड में जरूर आता है। और ये भी आता है कि एनर्जी किस रूप में स्टोर है। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के रूप में स्टोर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके अंदर कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एनर्जी किस रूप में स्टोर्ड है, किस फॉर्म में स्टोर्ड है। तो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ओके, मिटा दूं। तो अगला इसी को हम थोड़ा सा बदलाव करके लिखेंगे, किसी और तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया u1/2c और q², ये फॉर्मूला है ना हमारा, q²/2c आया। लेकिन हम जानते हैं q तो cv भी होता है ना, q तो cv भी होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आएगा c²v²/2c। हमने q की वैल्यू पुट कर दी तो एनर्जी स्टोर्ड आया 1/2cv²। एक और फॉर्मूला हमारा एनर्जी स्टोर्ड का, एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। दो तरीके से हम लोग एनर्जी स्टोर्ड लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं u = q²/2c था, तो c = q/v है ना। c को q/v लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो u बन जाएगा q²/2 q और v, तो हमें क्या मिला 1/2qv। ये भी है फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड का, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का। ओके, नोट कर लो इसे फटाफट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं ये, और बोर्ड में भी एज इट इज काम आएंगे। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने, और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, उसको करने से हमें कई सारी चीज और पता चलेंगी। एक तरीका और है इस काम को करने का, उसको भी करते हैं। नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं। और वो है एनर्जी स्टोर्ड का हमने कैसे काम किया। हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड कैसे समझा, एक प्लेट से चार्ज निकाला दूसरी प्लेट में डाल दिया, है ना। ऐसे किया ना हम लोगों ने, एक प्लेट से चार्ज निकाला और दूसरी प्लेट में डाल दिया, ऐसे काम किया। एक तरीका और है, क्या है कि हम लोग एनर्जी स्टोर्ड को कैसे समझ सकते हैं। मान लो दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट नेगेटिव चार्ज, दोनों प्लेट को दूर कुछ दूरी पर रखने के लिए जो काम करेंगे ना, ठीक है, क्या समझे कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट सामने रखी एक दूसरे के, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। उन दोनों प्लेट्स को ऐसे दूर रखने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो भी एनर्जी स्टोर्ड होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने कैसे किया,
एक प्लेट से चार्ज निकाला, दूसरी प्लेट में डाल दिया, एक से निकाला, दूसरे में डाल दिया, बैटरी ने किया ना काम। दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि दोनों प्लेट को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए किया गया काम। अब पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट तो आपस में चिपक जाएंगी, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि उनको दूर रखने के लिए जो काम करना पड़ेगा ना, वो भी एनर्जी स्टोर होगा। ऐसे करने के दो फायदे हैं, एक तो हमें एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला निकालने का एक और तरीका मिल जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि दोनों प्लेट के बीच में एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही हैं, हमें ये भी पता चल जाएगा कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितना फोर्स लगाती है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, दैट इज एनर्जी। ऐसे कर सकते हैं, समझ गए? ठीक है, दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स को दूर करने के लिए जो काम करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना फोर्स था, हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। पहले फोर्स निकालेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, ये और इजी हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्स निकालेंगे, फोर्स इनटू दोनों प्लेट के बीच की दूरी, फोर्स इनटू दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे दोनों प्लेट के बीच का फोर्स, फोर्स बिटवीन टू oppositely charged parallel plates of capacitor ठीक है, फोर्स बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो एक प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज वाली और एक प्लेट हमारी नेगेटिव चार्ज वाली, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी होगी? ये तो हम कर चुके ना पहले, बिटवीन द प्लेट्स, वो होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, है कि नहीं? दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम निकाल चुके हैं ना जब हमने गॉसेस लॉ किया था, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वो आई थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों की है, एक प्लेट की कितनी होगी? क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट पे फोर्स लगाएगी, तो एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है कि नहीं? तो किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑन अ चार्ज Q, फोर्स ऑन अ चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कितना होगा? वो फोर्स होगा QE, है कि नहीं? अब एक प्लेट पे दूसरी प्लेट की वजह से फोर्स कितना होगा? सो फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर प्लेट। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर फोर्स दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? तो हम चार्ज एक का लेंगे और फील्ड दूसरे की लेंगे, चार्ज एक का होगा और फील्ड दूसरे की होगी। तो चार्ज क्या होगा? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज है सिग्मा ए, चार्ज है सिग्मा ए, चार्ज डेंसिटी ना सिग्मा, तो चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया इज चार्ज, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मिला क्या? मिला हमें मिला फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आया, फोर्स ऑन वन प्लेट इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ गए? ये क्या आया? ये आया एक प्लेट के ऊपर फोर्स, दूसरी प्लेट की वजह से एक प्लेट के ऊपर फोर्स आया है, समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे?
मैंने बताया कि फोर्स निकल गया, दोनों प्लेट के पीछे फोर्स आ गया। अब डी दूरी तक चलाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही तो एनर्जी होगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन टू सेपरेट a plate by distance d is equal to वर्क डन, यही होगी एनर्जी, यही होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? यही होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? फोर्स तो ये है 1/2 सिग्मा स्क्वायर a बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, है ना? वर्क डन। और इसको हम कैसे करेंगे? देखो, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर a और d, ओके। अच्छा, इसके अंदर देखो थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं अपना सही आंसर निकालने के लिए। इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो एनर्जी 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और एक और सिग्मा a और d, इसको लिखेंगे ऐसे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा ए है हमारा क्या? चार्ज। डी 1/2 ई डी इंटू क्यू। और ई डी क्या होता है? ई डी तो वोल्टेज है। ई डी क्या है? वोल्टेज। ये तो आगे फॉर्मूला वही है ना, एनर्जी स्टोर्ड वाला ही फॉर्मूला आ गया, है कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 वी क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे सी वी, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो इससे हमें मिल गया हाफ सी वी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं तुम्हें दो तरीके से बताया। इस तरीके से जो हम कर रहे हैं ना, उससे हमें फोर्स का फॉर्मूला भी मिल गया, दोनों प्लेट के बीच में फोर्स का फॉर्मूला भी मिल गया। यानी एक प्लेट को मूव कराने के लिए हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी से हमने निकाल दिया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो ऐसे हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और हमारे पास साथ साथ में फोर्स का फॉर्मूला भी आ गया। फोर्स ऑन अ प्लेट, ऑन वन प्लेट इज दिस। एक प्लेट पे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डी डिस्टेंस चलाने के लिए हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क निकाल दिया। वही वर्क तो एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है? तो दो तरीके से हमने इस काम को किया, नोट कर लो। और इसके साथ साथ ये भी लिख लो बीच में, अगर तुमने ना लिखा हो, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी? कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के फॉर्म में स्टोर होगी। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। अगर एनर्जी स्टोर होगी तो हमें मिलेगी कैसे? किस फॉर्म में मिलेगी? ये भी समझते हैं। पहले ये लिख लो, फिर बताता हूँ कि एनर्जी किस फॉर्म में हमारे कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। ओके? form in which energy is stored in a capacitor। किस फॉर्म में स्टोर होगी? तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। ठीक है? अगर एनर्जी स्टोर होगी तो हमें मिलेगी कैसे? अगर तुम लोगों ने दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और चार्ज करने के बाद जब दोनों तारों को आपस में जोड़ोगे, आपस में ज्वाइन करोगे ना दोनों को, तो यहाँ पर चिंगारी उठेगी, तार गर्म हो जाएंगे। समझ गए? तो तुम्हें एनर्जी किस फॉर्म में मिली? तुम्हें एनर्जी हीट, लाइट, है ना, साउंड, आवाज भी आई, चिंगारी की आवाज भी आएगी। तो हीट, साउंड, लाइट, इस फॉर्म में तुम्हें एनर्जी मिलेगी। ठीक है?
तो जिन लोगों ने कैपेसिटर को कभी ख़रीदा हो तो उन्होंने देखा होगा कि जब दुकान पे कैपेसिटर लेने जाते हैं ना, दुकान पे ख़रीदने जाते हैं कैपेसिटर, तो दुकानदार क्या करता है, दोनों तारों को सॉकेट में डालेगा, ठीक है, और निकालने के बाद दोनों वायर्स को आपस में ऐसे टच करा के दिखाएगा। अगर ज़बरदस्त चिंगारी उठती है, आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अगर ख़राब है कैपेसिटर तो चिंगारी नहीं आएगी। समझ गए? अगर तुमने सॉकेट में डाला, इस पर घर पे ट्राई नहीं करना, खतरनाक काम है ये सिर्फ वही कर सकता है जिसको अच्छे से पता है। तो जो कैपेसिटर तुम लेने जाते हो दुकान पे, दुकानदार करके दिखाता है, जैसे बल्ब चेक करता है ना, वैसे कैपेसिटर भी चेक करके दिखाता है। दोनों वायर्स को सॉकेट में डालेगा और निकाल करके दोनों वायर्स को आपस में टच कराएगा, ऐसे टच रखेगा नहीं, फटाफट ऐसे करके देखेगा, ऐसे हिलाएगा, क्योंकि लगा देगा ना तो शायद उसको भी चिंगारी का असर पड़ेगा, इसलिए वो दोनों तारों को आपस में ऐसे हल्का हल्का जब छुआ के देखेगा और चिंगारी उठती है ना, तो इसका कैपेसिटर चार्ज हो गया और चार्ज होने के बाद उसमें चिंगारी निकल रही है और करंट पैदा हो रहा है, हीट भी आ रही है। तो कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझसे व्हाट्सअप कर लेना, बाकी ये वीडियो मैं अपलोड कर ही दूंगा आज शाम तक, जरूर देखना। ओके, सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय।